कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंग बली की यानी हनुमान जी की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब कर्नाटक में चुनावी सभाएं कर रहे हैं तो उन सभाओं में जय श्री राम के साथ साथ जय बजरंग बली के नारे भी लग रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर यह वायदा किया है कि अगर कर्नाटक में वो पार्टी यानी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी, बजरंग दल पर बैन लगा देगी। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की बराबरी जो है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कर दी है। ये वही पीएफआई है जो आतंकी कनेक्शन के चलते भारत में दंगे भड़काने और 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए काम करने के कारण जो है, जिसको फिलहाल भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से इस पर क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन इस संस्था की बराबरी एक आतंकी संगठन से, जो एक आतंकी संगठनों के साथ जिस संगठन के रिश्ते हैं, उसकी बराबरी बजरंग दल से कर दी गई है और इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठा रही है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बजरंग दल दरअसल है क्या। बजरंग दल जो है वो विश्व हिंदू परिषद का एक अनुषांगिक संगठन है और 1984 के बाद जो है ये अस्तित्व में आया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद तो बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन जब राम जन्मभूमि कार्यक्रम, जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, उस वक्त एक यात्रा को लेकर जो है राम जन्मभूमि को जो लेकर जो कार्यक्रम होते थे, उनको सरकारों ने पुलिस प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये तय हुआ कि भाई सुरक्षा के लिए जो पूरा आंदोलन चलेगा, इसमें जो यात्राएं निकलेंगी, बाकी सब कुछ होगा, तो इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो यूथ थे, बजरंग दल ने यूथ जो थे विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए जो यंग ब्लड था, यूथ था, उन यूथ को लेकर, युवाओं को लेकर जो है बजरंग दल का गठन किया गया, जो जिसमें यूथ शक्ति होगी, ऐसा करके एक संगठन बनाएगा और तब से बजरंग दल लगातार जो है काम कर रहा है। अब इस बजरंग दल ये, क्योंकि हम जानते हैं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद है और विश्व हिंदू परिषद का अनुषांगिक संगठन जो है बजरंग दल है। तो एक तरह से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करके और वादा करके कांग्रेस ने सीधा सीधा हिंदुओं पर, हिंदुओं की आस्थाओं पर जोरदार प्रहार किया है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसके पीछे पूरी सोच क्या है जो कांग्रेस ने ये कहा है। इसके पीछे जो एक बड़ी सोच है वो दरअसल ये सोच है कि कैसे मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। आप जानते हैं कर्नाटक में 3 त्रिकोणीय चुनाव होते हैं, वहाँ बीजेपी, इसके अलावा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, ये 2 तो हैं जो बड़ी पार्टियां जिनके बीच सीधा मुकाबला होता है, और एक तीसरी ताकत भी है। और ये तीसरी ताकत वहाँ पर जो है वो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर, जिसको दरअसल देवेगौड़ा साहब और उनके बेटे जो हैं चलाते हैं। और जेडीएस के पास अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोट हमेशा मिलते हैं, उसका एक फिक्स वोट बैंक है जो उसको मिलता है। और जेडीएस अगर ताकतवर होती है तो कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ पर बहुमत में नहीं आ सकती। इसके अलावा वहाँ पर कर्नाटक में एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी वहाँ पर जोर लगा रही है। हालांकि उसने ज़्यादा उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन साथ साथ एसडीपीआई, ये एसडीपीआई क्या है? ये एसडीपीआई जो पीएफआई, जो प्रतिबंधित पीएफआई है, उसका पॉलिटिकल विंग के रूप में जाना जाता है एसडीपीआई को। सवाल ये है कि अगर पीएफआई प्रतिबंधित है तो एसडीपीआई प्रतिबंधित क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक जो है इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए एसडीपीआई पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो एसडीपीआई भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जो है वो उतरी हुई है। अब कांग्रेस ये चाहती है कि जो मुस्लिम वोट है वो एक मुश्त उसको मिल जाए ताकि कांग्रेस की जीत पक्की हो जाए। इसलिए कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण वादे कर्नाटक में किए हैं। एक वादा कर्नाटक में उन्होंने किया है कि मुसलमानों को जो 4% आरक्षण था, कांग्रेस उसको वापस देगी। अब ये 4% मुस्लिम आरक्षण देने की बात क्या है? दरअसल ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण था, जो दरअसल भारत के संविधान में भी मुसलमानों को यानी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। मैं इसके बारे में किस दिन विस्तार से बात करूंगा, लेकिन भारत के संविधान में
धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं है, इसलिए मुसलमानों को जो आरक्षण 4% दिया गया वो एक तरह से संविधान सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो है अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने इस 4% जो मुस्लिम आरक्षण था उसको ख़त्म करके कहा था ये 2-2% जो वहाँ पर अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो वहाँ पर ओबीसी और अन्य जातियाँ, वोकलिग और लिंगायत, उसमें जो है बांट दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा वो अगर सत्ता में वापस आएगी तो 4% मुस्लिम आरक्षण वापस देगी। तो एक तो वादा ये किया मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए। दूसरा बड़ा वादा मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने कहा बजरंग दल पर बैन लगाएगी। हालांकि ये मैं आपको साफ बता दूं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ जाए तब भी वो बजरंग दल पर बैन लगा पाए, क्योंकि एक तो राजनीतिक रूप से संभव नहीं है, ना ही दूसरी तरह से कानूनी रूप से संभव है, क्योंकि राज्य सरकारें किसी दल को, किसी इस तरह के संगठन को प्रतिबंधित कर ही नहीं सकती। इसके लिए राज्य सरकार को, यानी कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो कर्नाटक की सरकार को बाकायदा अनुशंसा करनी होगी, रिकमेंड करना होगा केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार जो है, अगर केंद्र सरकार के पास ये अनुशंसा करेगी तो केंद्र सरकार इसको उठाकर कूड़ेदान में फेंक देगी। तो ये सिर्फ मुसलमानों को लुभाने के लिए वादा किया गया। कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि यही चीज़ वो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करती जहां पर उसकी सरकार है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वहां पर भी विचार करेंगे, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं करती? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां बजरंग दल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? या फिर बिहार में जहां जनता दल यूनाइटेड के साथ कांग्रेस आरजेडी की सरकार है, वहां पर क्यों नहीं बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाती? ये सब कुछ जो है एक पॉलिटिकल ड्रामा है और ख़ास करके जो है मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश है। अब देखिए इसमें एक बड़ा बिंदु क्या है? बड़ा बिंदु ये है, जो मुझे लगता है, जो एक मेरी राजनीतिक समझ कहती है, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस वादे को कांग्रेस मुस्लिम वोटों को रिझाने के मकसद से भी लाई है। दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMM और दूसरी तरफ SDPI जो PFI का पॉलिटिकल विंग है, उसके साथ किसी ना किसी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा डाला है। AIMM जो है एग्रेसिव तरीके से कर्नाटक में नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही, ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, SDPI ने पहले कहा था कि वो कर्नाटक की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाद में उसने कहा 80 सीटों पर, अब वो 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि बाकी सीटों पर वो क्या करेंगे? बाकी सीटों पर उनकी अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के साथ, ऐसा वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में कांग्रेस मना करेगी, SDPI वाले कहेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एक खबर दिखा देता हूँ। ये खबर जो है प्रिंट में आई थी खबर ये, और ये अभी मार्च महीने की खबर है, प्रिंट में आई थी। और इसमें जो है बाकायदा साफ तौर पर जो है इसमें SDPI के जनरल सेक्रेटरी हैं इलियास मोहम्मद थुम्बे, उनका एक बयान छपा हुआ है इस रिपोर्ट में। और थुम्बे ने ये कहा कि 2018 के चुनावों में हमारी यानी कि SDPI की और कांग्रेस की एक सीक्रेट डीलिंग थी, एक हम लोगों ने एक आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि हम अपने वोट आपको ट्रांसफ़र करवाएंगे, SDPI कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेगी। थुम्बे ने ये भी कहा, थुम्बे ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में SDPI ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी और हमने बाकायदा अपने कैंडिडेट तय कर लिए थे, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, थुम्बे यहाँ किसी का नाम नहीं बताते, कहते हैं नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन थुम्बे कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और कुछ मुस्लिम वोट जो हैं, मुस्लिम बड़े नेता हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए SDPI को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और बीजेपी को हराने के लिए SDPI को दरअसल जो है कांग्रेस को जिताने के लिए काम करना चाहिए। और उसके बाद SDPI और कांग्रेस में एक अंडरस्टैंडिंग हुई और SDPI ने वहाँ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब इस बार फिर देखिए, जो पहले कहती है कि 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी SDPI, वो फिर कहती है 80 सीटों पर, अब 18 सीटों पर लड़ रही है। तो इसका मतलब बाकी की सीटों पर उसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि हम कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। और ये अपने आप में खतरनाक ट्रेंड है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि SDPI आतंकी कनेक्शन के चलते बैन हो चुके PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल विंग है। ये जो है सब लोग इसको कहते हैं
प्रूफ जुटाए जा रहे हैं। तो ऐसे संगठन से जो पीएफआई आतंकी कनेक्शन भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए काम कर रहा था, ऐसे संगठन के सहयोगी संगठन के साथ हाथ मिलाकर आप बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करें, इससे ज़्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता। अब ये मुद्दा किस हद तक असर डालेगा चुनाव पर और बजरंग बली क्या बीजेपी की मदद करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव बहुत क्लोज फाइट है, कुछ भी वहाँ हो सकता है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने रिएक्शंस प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।